हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 20 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से दोस्तों आज की न्यूज़ के से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिया गया है। दोस्तों इसके पीटी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पहला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारतीय कानून प्रणाली में जमानत, बेल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि भारतीय संविधान में जमानत शब्द को अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये पहला गलत हो जाएगा दोस्तों। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार जमानत को एक नियम और जेल एक अपवाद है। इसका आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत है कि संविधान का अनुच्छेद 21 में जमानत शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से यह गरिमापूर्ण जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। दूसरा सही, कानूनी संहिताओं के तहत ही अपराधों को वर्गीकरण किया गया है। तीसरा भी सही है कि न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर ने ऐतिहासिक मामलों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जमानत प्राथमिक नियम होना चाहिए। इसमें बोला गया दोस्तों, जैसे अनुच्छेद 21 है, इसमें जमानत शब्द का परिभाषित नहीं किया गया। इसमें ये अनुच्छेद 21 में ये बोला गया है कि न्याय की व्याख्या के माध्यम से गरिमापूर्ण जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बनता है। दूसरा है कानूनी संहिता के तहत ही अपराधों को वर्गीकरण किया गया है। तीसरा है न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर के ऐतिहासिक मामले में यह सिद्धांत या प्रतिपादन किया गया था, जमानत प्राथमिक नियम होना चाहिए। अगला है अर्धन्यायिक निकायों या क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या है। इसमें पहला बोला गया है कि इनके पास दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां होती है, जैसे गवाहों की समन जारी करना और शपथ पर साक्ष्य मांगना। और दूसरा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी। भारत में अर्धन्यायिक निकायों के उदाहरण है को इसके फैसले पूरी तरह अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ किसी भी उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इसका आंसर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है क्योंकि अर्ध न्यायिक निकायों के पास प्रक्रिया संचालन के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां होती है। तीसरा गलत है। चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अधिकरणों या ट्राइब्यूनल्स के फैसले या संविधान के अनुच्छेद 226 227 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक या पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। अगला पढ़ते हैं, मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसमें बोला गया GS/2 राज्य व्यवस्था और न्यायपालिका की न्याय की सुरक्षा के बावजूद विचाराधीन कैदियों या अंडर ट्रायल की लंबी की नजरबंदी भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन जाती है कि उक्ति को यह चरितार्थ करती है। द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया खोजी रिपोर्ट के आलोक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में न्यायपालिका के सक्षम आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। 150 शब्द संख्या है। पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों के अनुसार हाल ही में नोएडा प्रदर्शनकारियों को जमानत मिलने में औसतन 53 दिन लगे हैं का हवाला देते हुए अनुच्छेद 21 के महत्व का रेखांकित करें। मुख्य भाग की लंबी नजरबंदी के कारण बताएं, जैसे पुलिस द्वारा धाराओं का अत्यधिक प्रयोग और अदालतों में लंबित मामले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जमानत की शर्तें पूरी करने में असमर्थता। इसके प्रभाव मानवाधिकारों का हनन और जेलों में अत्यधिक भीड़ पर चर्चा करें और सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शकों या सिद्धांतों जैसे बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शनल का उल्लेख करें। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शनल का उल्लेख करें और पुलिस सुधार या तकनीकी ट्रैकिंग या समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता बताते हुए एक प्रगतिशील सुझाव बताएं। तो इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों, जैसे इसमें बोला कि न्यायिक सुरक्षा के बावजूद विचाराधीन कैदियों की लंबी नजरबंदी भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन जाती है और उक्ति को या चरितार्थ करती है। द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया खोजी गई रिपोर्ट के आलोक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इसमें बोला गया आंकड़ों के अनुसार नोएडा प्रदर्शनकारी जमानत मिलने के बाद औसतन 53 लोग का हवाला दिया। अनुच्छेद 21 का महत्व रेखांकित किया गया, इसके बारे में हमने पढ़ ली। पढ़ते आगे बढ़ते हैं, GS/2 वैधानिक और अर्ध न्यायिक भूमिका है कि भारत में प्रशासनिक और कानूनी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए अर्ध न्यायिक निकायों या क्वासी जुडिशियल बॉडी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी वे संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौती से ग्रस्त है। परीक्षण कीजिए, 250 15 अंक है। मुख्य आंसर इसका हो जाएगा, मोरल आंसर, कि अर्ध न्यायिक निकायों को परिभाषित करें, जैसे एनजीटी, सीएटी, सीसीआई, ये अर्ध न्यायिक निकाय हैं दोस्तों। को प्रशासनिक न्याय में उनकी भूमिका स्पष्ट करें और मुख्य भाग अदालतों का बोझ कम करना और तकनीकी विशेषज्ञता या एक्सपर्टाइज प्रदान करना और लचीली प्रक्रिया। चुनौतियां या कार्यपालिका का अत्यधिक प्रभाव, सदस्यों की चुनौतियों में देरी, बुनियादी ढांचे की कमी और अपीलीय अदालतों के कारण मामलों को दोबारा लटकाना। हालिया संदर्भ या प्रस्तावित या ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 और नेशनल या ट्रिब्यूनल्स कमीशन NTC की स्थापना जैसे कैसे व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, इसका उल्लेख करें। और निष्कर्ष, अर्ध न्यायिक निकायों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दे। प्रत्येक अगला है,
मौद्रिक नीति समिति एमपीसी और हालिया आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें बोला गया है कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर का अनुमान घटकर 6.7% कर दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई या आधारित या खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य आरबीआई द्वारा 4% प्लस में 2% के दायरे में रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कि दो सही, केवल दो सही इसका आंसर हो जाएगा कि पहला गलत है कि एमपीसी की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं, वित्त मंत्री नहीं। दूसरा बिल्कुल सही, आरबीआई ने विकास दर का अनुमान घटकर 6.7% किया है। तीसरा कथन भी सही है, भारत का वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें 2% का उतार चढ़ाव यानी 2% से 6% तक मान्य है। अगला पढ़ते हैं, भारत के कृषि निर्यात और पशुपालन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि भारत विश्व में भैंस के मांस या बेफलो या मीट या केरा बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण या APEDA इस निर्यातों को भी विनियमित और बढ़ावा देता है। और वियतनाम और मिस्र या इजिप्ट भारतीय भैंस के मांस के शीर्ष आयातकों में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो दूसरा और तीसरा हो जाएगा, पहला गलत है कि USDA के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोवंशीय मांस निर्यातक है। ब्राजील पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। दूसरा तीसरा पूरी तरह सही है क्योंकि एपेडा इसके प्रसंस्करण को देखता है और वियतनाम, मिस्र तथा मलेशिया इसके प्रमुख बाजार हैं। अब पता अगला है कि समान अध्ययन 3, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बनी रहने वाली खाद्य मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनाव ऐसी चुनौतियों पेश करते हैं जिनका समाधान केवल मौद्रिक नीति ब्याज दरों में बदलाव के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। हालिया आरबीआई या एमपीसी मिनट्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द 15 अंकों की है कि भूमिका है कि हालिया आर्थिक आंकड़ों का जिक्र करें जहां वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति के 5.99% तक बढ़ने की आशंका जताई गई है। मौद्रिक नीति की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरें बढ़ाना, रेपो रेट हाइक केवल मांग जनित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रोक सकता है। यह आपूर्ति पक्ष के झटकों या सप्लाई साइड शॉक जैसे शराब मानसून या फसल बर्बादी या भू राजनीतिक संघर्षों जैसे पश्चिमी एशिया संकट के कारण कच्चे तेल का महंगा होना को ठीक नहीं कर सकता है। राजकोषीय और संरचनात्मक उपाय कि गीत गिरोह या गोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक का विकास और व्यापार नीति में लचीलापन या आयात शुल्कों को तार्किक बनाना और ईंधन पर करों में कटौती करके इनपुट लागत को कम करना। निष्कर्ष एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां आरबीआई की मौद्रिक नीति और आरबीआई की और सरकार की राजकोषीय नीति दोनों मिलकर काम करें ताकि विकास दर जो घटकर 6.7% अनुमानित है को नुकसान पहुंचाए बिना महंगाई को काबू किया जा सकता है। अगला है कि कार्बन बॉर्डर या एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि यह यूरोपीय संघ EU द्वारा आयातित उच्च कार्बन गहन पर वस्तुओं जैसे स्टील, सीमेंट और उर्वरक पर लगाए जाने वाला एक कर है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरणीय मंत्रियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से केवल विकासशील देशों में से आने वाले कृषि उत्पादों को लक्षित करती है। इसका आंसर पहला दूसरा हो जाएगा, तीसरा गलत है कि CBAM सीमेंट, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम और उर्वरक जैसे उद्योगों पर लागू होता है, न कि प्राथमिक कृषि उत्पादों पर। ब्रिक्स मंत्रियों ने इसी एक तरफा और संरक्षणवादी कदम माना है। अगला है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों जैसे CBAM सीमेंट, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, उर्वरक जैसे उत्पादों पर लागू होता है CBAM और न कि प्राथमिक कृषि उत्पादों पर। जैसे ब्रिक्स मंत्रियों ने इसी एक तरफा या संरक्षणवादी या कदम माना है। इसका पहला दूसरा हो जाएगा, तीसरा गलत है। तीसरा बोला गया कि यह मुख्य रूप से कृषि पर नहीं है। पता अगला है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM नियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें कहा इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले थोक अपशिष्ट उत्पादकों जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर के बिजली या पानी के कनेक्शन अस्थायी रूप से काटे जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह पर्यावरण या मंत्रालय को नियमों के उल्लंघन पर पर्यावरण मुआवजा या इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की वसूलने के लिए व्यापक दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अब ध्यान केवल कानून बनाने पर नहीं बल्कि जमीन पर उनके कार्यान्वयन पर होना चाहिए। अनुपालन न करने वाले या बल्क वेस्ट जनरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS पर 3 पर्यावरण एवं परिस्थिति इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी 150 शब्द दर्शन की हैं कि यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म CBAM वैश्विक जलवायु न्याय या क्लाइमेट जस्टिस के सिद्धांतों को कमजोर करता है। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के आलोक में इस कथन की समालोचना विवेचना कीजिए। उसका मॉडल आंसर हो जाएगा
भूमिका चर्चा में क्यों है, यह बताएं। 20 अगस्त 2026 को भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स देशों द्वारा का विरोध या सीबीएम को संक्षेप में परिभाषित करें। बॉडी होगा विकासशील देशों की चिंताएं, यह कर और विकासशील देशों जैसे भारत, ब्राजील के निर्यात स्टील, एल्यूमिनियम को आर्थिक रूप से यह प्रभावित करेगा। यूएनएफसीसी सिद्धांतों को उल्लंघन, यह सम्मान केवल विभेदिक या जिम्मेदारियां या सीबीडीआरआरसी के सिद्धांतों के खिलाफ है और विकसित देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए वित्तीय या मदद देनी चाहिए, न कि नए टैक्स लगाना चाहिए। भारत ने सतत विकास और अपनी ऊर्जा सुरक्षा या प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए इसका विरोध किया है। निष्कर्ष है कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई एक तरफा व्यापार प्रतिबंधों के बजाय सहयोगात्मक या समावेशी होनी चाहिए। अगला है कि 250-15 अंक है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या कानून की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके लचर कार्यान्वयन के कारण है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया हस्तक्षेप और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। भूमिका है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में वैधानिक समितियों के गठन और अनुपालन न करने वाले को खिलाफ बुनियादी सेवाएं रोकने और बिजली पानी कटौती के आदेश का उल्लेख करें। और मुख्य भाग नियम 2026 की मुख्य विशेषताएं, थोक अपशिष्ट उत्पादकों BWGS की जवाबदेही, निगरानी समितियों की स्थापना और वित्तीय दंड, इन्वायरमेंटल या कंपनसेशन का प्रावधान और कार्यान्वयन में चुनौतियां, स्थानीय निकायों ULBBS के पास संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और जनता में जागरूकता का अभाव और नियमों की जमीनी स्तर पर अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण, न्यायालय का मानना है कि अब ध्यान केवल नीतियां बनाने से हटकर उनके जमीनी या प्रवर्तन या इन्फोर्समेंट पर केंद्रित होने चाहिए। और निष्कर्ष कंक्लूजन कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सख्त प्रशासनिक जवाबदेही और पर्यावरण मुआवजे की पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। RK 251 के संदर्भ में जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह भारत में विकसित एक स्मार्ट कैंसर रोधी दवा के कैंडिडेट और जो विशेष रूप से स्वस्थ कोशिकाओं को लक्षित करती है और यह रिएक्टिव और ऑक्सीजन स्पीसीज ROS उत्तरदायी सक्रिय तंत्र या एक्टिवेशन मैकेनिज्म पर काम करती है। इसका आंसर दूसरा सही है, पहला गलत है। यह कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है और स्वस्थ कोशिकाओं को बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। दूसरा सही, पहला गलत है। इसमें क्या बोला गया कि RK 2251 के संदर्भ में इसमें बोला गया कि क्या यह भारत में विकसित स्मार्ट कैंसर रोधी दवा कैंडिडेट जो विशेष रूप से स्वस्थ कोशिकाओं को लक्षित करती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS उत्तरदायी तंत्र का एक्टिवेशन मैकेनिज्म पर काम करती है। इसका पहला गलत है, दूसरा सही है। यह कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है और स्वस्थ कोशिकाओं को बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है अनुसंधान विकास एवं नवाचार RDI फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका उद्देश्य कैंसर या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों या PSUS को डीप टेक अनुसंधान के लिए अनुदान प्रदान करना। दूसरा है कि यह क्वांटम या कंप्यूटरिंग या बायोटेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को कवर करता है। इसका पहला गलत है, दूसरा सही है। यह निजी कंपनियों, प्राइवेट या कंपनी को भी अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए कम लागत वाले दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। दूसरा सही है। इसमें क्या बोला गया कि अनुसंधान विकास नवाचार RDI फंड के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पहला इसमें बोला गया कि उसका उद्देश्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों या PSU को डीप टेक अनुसंधान के लिए अनुदान या प्रदान करता है। दूसरा पहला गलत है। यह क्वांटम कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी प्राथमिक क्षेत्र का कवर करता है। इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है कि यह निजी कंपनियों, प्राइवेट कंपनी को भी अत्याधुनिक के अनुसंधान के लिए कम लागत वाले दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। दूसरा सही है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS पर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या अर्थव्यवस्था, डीप टेक नवाचारों को वित्त पोषण के लिए सरकारी फंडों या जैसे RDI फंड का आवंटन आवश्यक है, परंतु इसके साथ ही मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपायों सेफ गार्ड का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में डीप टेक स्टार्टअप के समक्ष आने वाली चुनौतियों और वित्तीय पारदर्शिता के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द दर्शन किया है। भूमिका RDI फंड एवं डीप टेक जैसे AI क्वांटम टेक के महत्व को रेखांकित करते हुए शुरुआत करें। वित्तीय सहायता की आवश्यकता, उच्च R&D लागत, लंबा या जेस्टेशन या पीरियड्स, संस्थागत और पारदर्शिता संबंधी चुनौतियां, हितों को टकराव, मूल्यांकन में कमियां और पक्षपात की आशंका, सुधारात्मक उपाय या स्वतंत्र ऑडिट या तकनीकी वाणिज्य मूल्यांकन या समितियां या कड़े या डिस्क्लोजर नियम। निष्कर्ष है तकनीकी संप्रभुता या टेक्नोलॉजिकल या सोवरेज नीति और पारदर्शिता सुशासन के संतुलन के साथ अपनी बात समाप्त करें। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि लक्षित दवा का वितरण प्रणाली या टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम या TDDS या पारंपरिक कीमोथेरेपी की कमियों जैसे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान को दूर कर कैंसर उपचार के क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। और हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित स्मार्ट कैंसर दवा RK 251 इसका एक आदर्श उदाहरण है, जो नैनो या मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। हालिया खोज RK 251 का आलोक और कार्यप्रणाली
IASST गुवाहाटी और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित RK-251 एक प्रो ड्रग्स या स्मार्ट ड्रग है। उत्तेजक या उत्तरदायी या स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिव या कैंसर कोशिकाओं में रिएक्टिव ऑक्सीजन या स्पीसीज या ROS का स्तर बहुत अधिक होता है। यह दवा शरीर में तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक कि यह उच्च ROS वाले या ट्यूमर वातावरण के संपर्क में नहीं आता है। आणविक स्विच या मोलिकुलर या स्विच ROS के संपर्क में आते ही यह दवा सक्रिय होकर NBDHEX नामक शक्तिशाली कैंसर रोधी यौगिक जारी करती है, जो कैंसर या कोशिकाओं के जीवित रहने वाले प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है और सफलता या प्री क्लिनिक परीक्षणों में इसके आक्रामक या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट करने में सफलता पाई जाती है। नैनो मेडिसिन या स्मार्ट ड्रग्स द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव। स्मार्ट ड्रग और नैनो मेडिसिन निम्नलिखित तरीकों से चिकित्सा क्षेत्र का कार्यकलाप कर रहे हैं। तो नैनो मेडिसिन या स्मार्ट ड्रग्स कि इसका है कि उच्च चयनात्मक या सिलेक्टिव टारगेटेड न्यूनतम साइड इफेक्ट। इसका है परिदीप्ति जिसे थेरानोटिक्स या एक ही साथ उपचारों इमरजेंसी जैसे RK-251 की परिदीप्ति। अगला है कि बढ़ी हुई जैव उपलब्धता बायो अवेलेबिलिटी रक्त में दवाओं का लंबा जीवन काल। अगला आगे बढ़ते हैं कि चयनात्मक सेलेक्टिविटी या कम दुष्प्रभाव। पारंपरिक कीमोथेरेपी बालों को झरना या प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है और नैनो कैरियर जैसे ये लिपोसोम या नैनो कण दवाओं को सीधे या ट्यूमर साइट पर पहुंचाते हैं। और थेरानो सिस्टम निदान प्लस उपचार। आधुनिक नैनो या मेडिसिन बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज एक साथ करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए RK-251 या सक्रिय होने पर यह प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस या प्रदर्शित करता है और जिसे डॉक्टर या वास्तविक समय में या ट्यूमर की निगरानी कर सकते हैं। जैविक बाधाओं को पार करना। नैनो दवाएं या अपने सूक्ष्म आकार या 50 से 200 nm के कारण एनहांस या परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन EPR प्रभावों का उल्लेख कर ट्यूमर की संघन रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाती है। चुनौतियां और आगे की राह। मानव क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता। RK-251 जैसी दवाएं जैसे अभी प्री क्लिनिकल चरण या जेब्राफिश या प्रयोगशाला मॉडल में ही है। इंसानों पर इनकी सुरक्षा और सटीक खुराक तय करना अभी बाकी है। जटिल निर्माण या उच्च लागत। नैनो सामग्रियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन या उनकी विनिर्माण लागत को कम करना एक बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष, नैनो मेडिसिन या RK-251 जैसे स्मार्ट या ड्रग्स वन साइड या फिट ऑन चिकित्सा के बजाय सटीक चिकित्सा या प्रिसिशन मेडिसिन की ओर एक बड़ा कदम है और यद्यपि इनके व्यापक मानव उपयोग में अभी समय है लेकिन ये भविष्य में कैंसर को एक लाइलाज बीमारी से एक प्रबंधनीय स्थिति में बदलने की अपार क्षमता रखते हैं। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। विशेष गहन संशोधन स्पेशल या इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया जो हाल ही में इस समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है? इसका बी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का या शुद्धिकरण और सत्यापन। SIR भारत के चुनाव आयोग ECI द्वारा हर 20 साल में एक बार बड़े स्तर पर मानव मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए चलाए जाने वाला सघन कार्यक्रम है। भारतीय विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान या ISER के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान अधिनियम 2007 के तहत की गई है। दूसरा है कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। दूसरा, इस संस्थान को सीधे नीति आयोग द्वारा ही प्रशासनिक रूप से नियंत्रित करते हैं। इसका पहला सही, दूसरा गलत है क्योंकि यह स्वायत्त संस्था है जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनके पास अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर भी हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER के संदर्भ में ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा अनुसंधान अधिनियम 2007 के तहत है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। एक लोकतांत्रिक देश में मतदाता सूची की तकनीकी सटीकता एक्यूरेसी जितनी महत्वपूर्ण है उसकी सार्वजनिक या स्वीकृतता और वैधता लेजिटिमेसी उससे कहीं अधिक आवश्यक है। भारत के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। GS/2 राज्य व्यवस्था या पॉलिटी 250 शब्द। इसका मॉडल आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुच्छेद 324 मतदाता सूची के महत्व को स्पष्ट करें और मुख्य भाग मतदाता सूची के शुद्धिकरण की आवश्यकता या फर्जी वोटिंग रोकना, जमीनी असर की चुनौतियां, बिना भौतिक सत्यापन के जीवित लोगों को मृत सूची में डालना और पारदर्शी की कमी और अति उत्साही या प्रशासनिक कदमों के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव या संवैधानिक अधिकारों का हनन। आगे की राह बूथ स्तर में अधिकारियों या BLOS की जवाबदेही तय करना और डिजिटल दवाओं का त्वरित निस्तारण और राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति। अगला है सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित उच्च अनुसंधान संस्थाओं में जवाबदेही और अकादमिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना वैज्ञानिक नवाचारों की प्राथमिक शर्तें हैं और वर्तमान या प्रशासनिक चुनौतियों के आलोक में चर्चा कीजिए। GS/3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 150 शब्द है। उत्तर की रूपरेखा भूमिका IISER
और CSIR जैसे वैश्विक स्तर के अनुसंधान निकायों में के नेतृत्व की भूमिका को रेखांकित करें। और मुख्य भाग, यह प्रशासनिक स्वायत्तता क्यों जरूरी है? तो शोध की स्वतंत्रता, नौकरशाही बाधाओं से मुक्ति, वर्तमान संकट या पदों को खाली होना और अस्थायी नियुक्तियां, बाह्य नियंत्रण से रचनात्मक का ह्रास। निष्कर्ष, योग्यता आधारित नेतृत्व और सुदृढ़ संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दें। अगला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या NCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका बी हो जाएगा, दो सही है कि पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। यह भारत के वैध नागरिकों के नाम रखने वाले एक रजिस्टर है। वर्तमान में असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां NRC को अपडेट किया गया है। और तीसरा गलत है, NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से भारत के चुनाव आयोग इसी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती है। तीसरा गलत है। पहला और दूसरा सही है। इसमें बोला गया है कि तीसरा गलत है क्योंकि NRC का समन्वय और या उद्यतन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि चुनाव आयोग द्वारा। दूसरा है, हाल ही में समाचारों में रही संस्थागत स्मृति, इंस्टीट्यूशनल मनी का तात्पर्य शासन व्यवस्था, गवर्नेंस के किस आयाम से है? इसका आंसर बी हो जाएगा, किसी संगठन के भीतर ऐतिहासिक ज्ञान और अनुभवों और सुधारों को संचित कर निरंतरता बनाए रखना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नीतिगत सुधारों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत स्मृति बनाए रखने पर जोर दिया गया ताकि प्रशासनिक बदलाव के कारण सुधार प्रक्रिया बाधित न हो। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 2 शासन व्यवस्था पॉलिटी, सार्वजनिक परीक्षा में पारदर्शिता और सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए केवल नई समितियों का गठन करना या प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुधारों में संस्थागत स्मृति या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और निरंतरता का होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द 10 अंक की है। भूमिका हो जाएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA और प्रतियोगी परीक्षाओं के सुधारों के संबंध में दी गई संस्थागत समिति संबंधी टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। मुख्य भाग कि बार नई समितियों के गठन से होने वाली या प्रशासनिक समस्या जैसे नीतियों में दोहराए समय की बर्बादी या पुरानी व्यवहारिक सिफारिशों का बंद होना बताएं। संस्थागत समिति का महत्व स्पष्ट करें जो नीतिगत निरंतरता या तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए अस्थायी बुनियादी ढांचा किया गया है। अगला पढ़ते हैं कि उदाहरण के तौर पर यूपीएससी की संस्था या स्थापित कार्य प्रणाली और लोक परीक्षा अनुचित संस्थानों की रोकथाम अधिनियम 2026 का संदर्भ दे। निष्कर्ष एक संतुलित निष्कर्ष दे कि वैज्ञानिक नेतृत्व या पेशेवर प्रशासन और सार्वजनिक जवाबदेही के समन्वय से ही परीक्षा तंत्र को लीक प्रूफ या विश्वसनीय बनाया जा सकता है। अगला पढ़ते हैं कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री ICI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से भारत के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र शामिल है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन या सूचकांक IIP में इन 8 कोर सेक्टरों का भार वेट लगभग 40% अधिक है। इसमें दूसरा गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधिक आर्थिक सलाहकारों या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, न कि CSO द्वारा। कथन पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। 8 क्षेत्रों का IIP में कुल वेटेज 40.27% है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताएं भारत की आर्थिक विकास दर को प्रभावित कर रही हैं। हाल ही के आर्थिक आंकड़ों और अनुमानों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक हैं। कि भूमिका होगा कि हाल ही में जारी GDP विकास अनुमानों या IND-RA द्वारा 6.8% और कोर सेक्टर की धीमी गति 5.4% का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करें। मुख्य भाग वैश्विक भू राजनीतिक तनाव का प्रभाव, पश्चिमी एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन में व्यवधान और देश के आयात बिल व मुद्रास्फीति पर असर, जलवायु अनिश्चितता या एल नीनो और अनिश्चितता, मानसून का कृषि उत्पादन, ग्रामीण मांग और खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव, बुनियादी ढांचे की स्थिति, स्टील, उर्वरक, रिफाइनरी जैसे मुख्य उद्योगों में मंदी के कारण औद्योगिक विकास की गति पर प्रभाव, सकारात्मक पहलू, सिंगापुर जैसे देशों से मजबूत FDI या प्रभाव या DGFT द्वारा रुपये में व्यापार को बढ़ावा देना। निष्कर्ष भारत को अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं या फ्रंटियर टेक्नोलॉजी और AI का उपयोग करके मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा को स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है ताकि बाहरी झटकों को ही सहन किया जा सके। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पीएम कुसुम योजना भारत के कृषि क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उचित विनियामक उपायों के बिना देश के भूजल संकट को और गहरा कर सकती हैं। समूह रचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 और 15 की है। पता है इसका मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि पीएम कुसुम योजना के बारे में बताएं और यह कैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है। और सकारात्मक पक्ष किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होना और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर आय, और चुनौतियाँ या मुफ्त सब्सिडी वाले और सौर ऊर्जा के कारण शून्य सीमांत लागत, जीरो या मार्जिनल कॉस्ट होती है, जिसे किसान भूजल का अंधाधुंध दोहन करते हैं। आगे की राय कुसुम 2.0 के लिए
या फीडर या सरिया या शोरकरण को बढ़ावा देना और वाटर टू वाटर इंसेंटिव या मॉडल अपनाना और जहां पानी बचाने पर अधिक वित्तीय लाभ मिले हैं। अगला है जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 4 पर्यावरण एवं नैतिकता कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केवल नगर या पालिकाओं या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह एक नागरिक कर्तव्य है। हाल ही में मानवीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए। 150 शब्द संख्या मॉडल आंसर हो जाएगा। देश में ठोस अपशिष्ट की विशाल मात्रा 1.4 अरब आबादी द्वारा जनित का संदर्भ है। मुख्य भाग समाज की अधिकार की भावना लेकिन सहयोग की कमी इंटाइटलेड टू जनरेटेड बट नॉट कोऑपरेटिव वाली मानसिकता को रेखांकित करे। पर्यावरण प्रशासन में जेन जेड और जेन अल्फा जैसी युवा पीढ़ियों को व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियर चेंज के वाहक के रूप में शामिल करने के महत्व को समझाए। और निष्कर्ष कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण या सेग्रीगेशन एट सोर्स और 3R रेड्यूस यूज रिसाइकिल को व्यक्तिगत असर पर अपनाने की आवश्यकता पर बल दे। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पीएम कुसुम योजना के संबंध निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य देश में किसानों को वित्तीय जल सुरक्षा प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संपन्न बनाना। इसके तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा यंत्रों से उत्पादन या अतिरिक्त बिजली को सीधे ग्रिड को बेच सकते हैं। इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है, दोनों सही है, पहला का दोनों सही है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। दोनों सही है कि इस योजना के मूल उद्देश्य कार्य प्रणाली सही ढंग से दर्शाते हैं। दूसरा का केवल बी हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया कि हाल ही में समाचारों में रहे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक कर प्रणाली है। दूसरा है ब्रिक्स देशों में हाल ही में इसे विकासशील देशों के लिए एक तरफा या संरक्षणवादी उपाय बताते हुए इसका विरोध किया गया है। इसका दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि CBAM यूरोपीय संघ EU की एक पहल है, न कि UNEP की। CBAM यूरोपीय संघ की एक संघ है। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि वैज्ञानिक अनुसंधान या रिट्रैक्शन रिएक्शन का शब्द क्या है। इसका सी हो जाए किसी प्रकाशित शोध पत्र को अनैतिक आचरण या त्रुटियों के कारण आधारित रूप से वापस लेना। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अकेले शोध पत्रों को वापस लेना रिट्रैक्शन भारत के वैज्ञानिक रिकॉर्ड की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं और भारत में बढ़ते वैज्ञानिक कदाचार के कारणों का विश्लेषण कीजिए और देश में अनुसंधान की गुणवत्ता व नैतिकता में सुधार के उपाय सुझाइए। 150 शब्द 10 अंक हैं। वैधानिक कदाचार जैसे डेटा की जलजासी, साहित्य चोरी और फर्जी समीक्षाएं केवल शोध पत्रों को वापस लेने रिट्रैक्शन से समाप्त नहीं हो सकती। यह समस्या जड़ के बजाय केवल उसके प्रभाव को ही इलाज है। बढ़ते वैज्ञानिक कदाचार के मुख्य कारण या पब्लिश या पेरिस की संस्कृति या पदोन्नति, वित्तीय प्रोत्साहन और शोध अनुदान ग्रांट के लिए केवल शोध पत्रों की संख्या को आधारित बनाना, कमजोर नियामक ढांचा। भारत में वैज्ञानिक धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई सख्त राष्ट्रीय कानून या स्वतंत्र केंद्रीय निकाय नहीं है। गुणवत्तापूर्ण या प्रशिक्षण का अभाव, नियोजित या शोधकर्ताओं को या शोध नैतिकता, रिसर्च इथिक्स और सही कार्य प्रणाली का पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान न होना, जवाबदेही की कमी, कदाचार पकड़े जाने पर भी दोषियों को कठोर व त्वरित संस्थागत दंड न मिलना और सुधार के उपाय। मूल्यांकन पद्धति में बदलाव, शोध के मूल्यांकन के लिए मात्रा या क्वांटिटी के बजाय उसकी प्रभावशीलता और गुणवत्ता क्वालिटी को प्राथमिकता दी जाए और स्वतंत्र राष्ट्रीय निकाय का गठन। अमेरिका के ऑफिस ऑफ रिसर्च या इंटीग्रिटी ORI का तर्ज पर भारत में एक वैधानिक संस्था बनाई जाए। अनिवार्य उपचार संहिता या पाठ्यक्रम, सभी विश्वविद्यालयों में शोध निकता और साहित्यिक चोरी रोधी उपकरणों या एंटी प्लेजियरिज्म टूल्स का व्यवहारिक या प्रशिक्षण आवश्यक है। विप्स लब्ध और संरक्षण, शोध संस्थानों के भीतर अनैतिक प्रथाओं को उजागर करने वाले छात्रों और वैज्ञानिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए और केवल पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिकता शोध परिस्थितियों तंत्र के ही भारतीय वैज्ञानिकों को वैश्विक साख को बनाए रख सकता है। अगला पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पुनः जो रॉकेट तकनीकी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। हाल ही में चीन ने पहली बार भूमि अपडेट रॉकेट के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक रिकवर किया है और यह तकनीकी उपग्रह की लागत को काफी कम कर देती है। उपयुक्त में से यह कौन सी कथन सही है? इसमें सी हो जाएगा कि दोनों सही है। हाल ही की पुनः परियोजना रॉकेट तकनीकी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की चीन ने पहली बार भूमि अपडेट रॉकेट का प्रथम चरण सफलतापूर्ण रिकवर किया और यह तकनीकी उपग्रह परीक्षण पर लागत को काफी कम कर सकती है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो पुनः परियोजना परीक्षण यान रीयूजेबल लॉन्चेज व्हीकल्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को कैसे बदल रहे हैं। तो भारत ने RLV लैक्स कार्यक्रम को विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 की है। पुनः परियोजना प्रक्षेपण यान RLV अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में क्रांति लाकर इसे अधिक किफायती, सुलभ और टिकाऊ बना रहे हैं। पारंपरिक रूप से ये अंतरिक्ष मिशन अत्यधिक महंगे रहे हैं क्योंकि प्रत्येक परीक्षण के बाद रॉकेट नष्ट हो जाते हैं और तकनीकी इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल रही है। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर RLV का प्रभाव, लागत में भारी कमी, रॉकेट के सबसे महंगे हिस्सों जैसे बूस्टर और इंजन को बार बार उपयोग करने से प्रक्षेपण या लागत 70 से 80% तक की कम हो जाती है। लॉन्च या फ्रीक्वेंसी में वृद्धि, रॉकेट को नए सिरे से बनाने के बजाय केवल मरम्मत या
रिफुर्बिशमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कम समय में ही अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। वो अंतरिक्ष मलबे या स्पेस डेब्रिस में कमी, रॉकेट के हिस्से अंतरिक्ष और समुद्र में गिरने के बजाय सुरक्षित वापस आ जाते हैं, तो जिससे आंतरिक पर्यावरण में सुरक्षित रहता है। वैश्विक वाणिज्य बाजार का विस्तार, कम लागत के कारण छोटे देश या स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थान भी अंतरिक्ष तक पहुंच पा रहे हैं। भारत का RLV लैक्स का कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अपने RLV-TD टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर कार्यक्रम के तहत एक पूर्ण पुनः परियोजन 2 चरण वाले अंतरिक्ष यान या 2 स्टेज 2 ऑर्बिट पर काम कर रहा है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा RLV लैक्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है। प्रमुख उपलब्धियां RLV लैक्स सीरीज, इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकों परीक्षण रेंज ATR से RLV लैक्स के कई सफल परीक्षण किए हैं, और स्वायत्त लैंडिंग ऑटोनोमस लैंडिंग यान को हेलीकॉप्टर से हवा में छोड़कर उसने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रनवे पर सटीक और सुरक्षित लैंडिंग की। चुनौतीपूर्ण या परिस्थितियों में सटीकता या उच्च गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा और वित्तीय हवा की स्थितियों में भी यान ने अपनी दिशा और वेग को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। पुनः परियोजन का दर्शन, इसरो ने एक ही विंगेड बॉडी का बार उपयोग करके इसकी टिकाऊपन को साबित किया है। भारत के लिए इसका महत्व, लागत में 10 गुना कमी, पूर्ण रूप से विकसित होने पर यह भारत की प्रेक्षापन लागत को $20,000 या केजी से घटाकर लगभग 2,000 प्रति केजी डॉलर कर दिया गया है। लगभग वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारत को वैश्विक कमर्शियल लॉन्च मार्केट या जैसे SpaceX के प्रभुत्व में एक बेहद किफायती और मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करेगा। पेलोड क्षमता, इसके माध्यम से ये भारी उपग्रह भविष्य में मानव मशीनों और गगनयान के उन्नत चरण को कम खर्च में भेजा जा सकेगा। पुनः परियोजन प्रक्षेपण यान वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का भविष्य है। RLV लैक्स कार्यक्रम में इसरो की सफलता भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि भविष्य की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में भी स्थापित कर रही है। अगला पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ISR के किस अधिनियम के तहत शामिल होते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NITSIR अधिनियम 2007। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए यह बौद्धिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक स्वायत्तता अनिवार्य साथ या सार्वजनिक रूप से या वित्त पोषित भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में स्वायत्तता और सरकारी जवाबदेही के बीच संतुलन की आवश्यकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द किया है कि भारतीय विज्ञान शासन या साइंस गवर्नेंस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील द्वंद्व को रेखांकित करता है। सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकल एनालिसिस नीचे दिए गए हैं। उत्तर रूपरेखा या भूमिका, वैज्ञानिक प्रगति के लिए स्वायत्तता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कथन की संपुष्टि करना और स्वायत्तता की आवश्यकता या नीड ऑफ ऑटोनॉमी, बौद्धिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक स्वायत्तता क्यों जरूरी है, सरकारी जवाबदेही की आवश्यकता, नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जनधन पब्लिक फंडिंग के उपयोग में यह पारदर्शिता और राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ाव क्यों आवश्यक है, दोनों के बीच टकराव बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वर्तमान परिदृश्य में कहाँ समस्या आती है, संतुलन मार्ग आगे की राह या वे फॉरवर्ड, एक आदर्श मॉडल का सुझाव। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार सत्य की खोज का अधिकार एक ऐसा कर्तव्य है जिसके साथ ही स्वतंत्रता जुड़ी है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकृति में अनिश्चित दीर्घकालिक होते हैं, जिसके लिए नवाचार, इनोवेशन और जोखिम लेने की स्वतः आवश्यक है। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषण भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों जैसे CSIR, IISc, DRDO, IT में देश की वैज्ञानिक प्रगति को गति देने के लिए प्रशासनिक की बौद्धिक स्वायत्तता और कदाचारों के पेश में जवाबदेही के बीच एक बारीक संतुलन बनाना अनिवार्य है। वैज्ञानिक प्रगति के लिए स्वायत्तता क्यों जरूरी है कि बौद्धिक स्वतंत्रता या इंटेलेक्चुअल या फ्रीडम वैज्ञानिक अनुसंधान लीक से हटकर सोचने और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की मांग करता है। नौकरशाही में कड़े नियंत्रण से मुक्त माहौल की मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च को जन्म देता है, और प्रशासनिक त्वरित या एडमिनिस्ट्रेटिव एजिलिटी, प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की खरीद या वैश्विक खरीदारों के साथ सहयोग और शोधकर्ताओं की त्वरित नियुक्ति में रेड टेपिज्म को लाल फीताशाही बाधा बनती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा या ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस या दुनिया के अग्रणी संस्थानों जैसे MIT और ऑक्सफोर्ड इसलिए सफल है क्योंकि उनके पास अपने शैक्षणिक और शोध संबंधी निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकारी जवाबदेही की आवश्यकता क्यों है? सरकारी जवाबदेही की आवश्यकता क्यों है कि सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण उपयोग, चूंकि ये संस्थान जनता के कर टैक्स से संचालित होते हैं, इसलिए भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण CAG और संसद के प्रति वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक है। और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ाव, भारत जैसे विकासशील देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान को सामाजिक, आर्थिक और समस्या जैसे गरीबी, कृषि संकट या जलवायु परिवर्तन, कुपोषण के समाधान और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों से रेखांकित होना चाहिए। और समाधान और समावेशिता यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि इन संस्थानों में भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में सामाजिक न्याय और आरक्षण नीतियों और लैंगिक समानताओं के सिद्धांतों का पालन हो। संतुलन और मौजूद चुनौतियां, समालोचनात्मक विश्लेषण, नौकरशाही का हस्तक्षेप, कई बार वैज्ञानिक संस्थानों के शीर्ष पदों पर गैर वैज्ञानिकों का प्रशासनिक अधिकारों की नियुक्ति को निर्णय में देरी होती है, जो सूक्ष्म प्रबंधन और माइक्रो मैनेजमेंट को बढ़ावा देती है। परिणाम या उन्मुखता का आउटपुट या आउटकम, जवाबदेही के नाम पर सरकार अक्सर केवल शोध पत्रों या पेपर की संख्या या पेटेंट की गिनती पर ध्यान देती है, जिसकी शोध का गुणवत्ता अनदेखी होती है। और फंडिंग और केंद्रीय अनुसंधान के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या
या अनुसंधान एनआरएफई के जैसे नई पहलों का उद्देश्य फंडिंग को सुव्यवस्थित करना, लेकिन इसके अति केंद्रीय से छोटे या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्वायत्ता प्रभावित होने की आशंका बन रही है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्षेत्रीय परिदृश्यों या जीरो काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला गलत है, क्षेत्रीय परिषद भारत के संविधान अनुच्छेद 263 के तहत गठित किया गया था, पहला गलत है। दूसरा सही है कि केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के प्रधान अध्यक्ष होते हैं और संबंधित वित्तीय और परिषद में आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। पहला गलत है कि क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित है, वैज्ञानिक निकाय या स्पेसिफिक बॉडी है, जबकि अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है। दूसरा तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित हो रहे ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की करेंसी या केंद्रीय थीम का क्या निर्धारित की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। विश्व का 2026 को पीआईबी विज्ञान के अनुसार भारत 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के अधिकारी थीम बिल्डिंग ऑफ रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि समान अध्ययन राजस्व शासन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित टीम भारत की अवधारणा सहकारी संघवाद पट्टी की, जिसमें से क्षेत्रीय परिषदों जोनल काउंसिल एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। हाल ही में आयोजित 71वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के आलोक में इस कथन का समूलोत्तर मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द अंक हैं। आइए मॉडल आंसर देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों में के वैज्ञानिक आधार राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1956 को बताते हुए शुरुआत करें कि चर्चा करें कैसे संघवाद एक बहुपक्षीय मंच प्रदान करती है। सहकारी संघवाद में भूमिका केंद्र और राज्यों तथा अंतर्राज्य विवादों जैसे नदी जल विवाद, सीमा विवाद, बुनियादी ढांचा परियोजना को बिना अदालती उलझने के सुलझाना। यह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे जैसे महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट या शिक्षा सुधार पर साझा नीति बनाने में मदद करता है। बहुहितधारकों दृष्टिकोण जैसे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिवों की भागीदारी। चुनौतियां इनकी प्रकृति केवल सलाहकारी बैठकों की अनियमितता, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में इनमें तेजी आई है और राजनीतिक मतभेद। निष्कर्ष मजबूत राज्यों से ही मजबूत राष्ट्र बनता है और भावना को रेखांकित करते हुए एक सकारात्मक और संतुलित निष्कर्ष लिखें। अगला है कि भारत जापान के बीच रक्षा सुरक्षा सहयोग हिंद प्रशांत में क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। हालिया द्विपक्षीय रक्षा समझौते और संयुक्त या वर्किंग ग्रुप के गठन के संबंध में चर्चा कीजिए। 150 शब्द संख्या है। दोनों देशों या साझा दृष्टिकोण से स्वतंत्र, खुला, समृद्ध हिंद प्रशांत या फ्री ओपन इंडो पैसिफिक का उल्लेख करें। मुख्य बिंदु हाल ही में महानिदेशक संयुक्त सचिव स्तर पर गठित नए वर्किंग ग्रुप के महत्व को बताएं, जो खुफिया जानकारी या सैन्य उपकरण और परिचालन डोमेन में समन्वय बढ़ाएगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दें। निष्कर्ष वर्तमान में वैश्विक भूराजनीतिक परिदृश्य विशेषकर दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत सागर चुनौतियों में इस साझेदारी का रणनीति या अनिवार्यता स्पष्ट करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।